स्टडी ज्योग्राफी अलीम खान चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें प्लीज। तो इस चैनल के माध्यम से हम भूगोल विषय के बारे में ज्यादा से ज्यादा अध्ययन करेंगे तथा ज्यादा से ज्यादा जानकारी जुटाने की क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। तो हम बात करते हैं भूगोल क्या है, ज्योग्राफी क्या है। ज्योग्राफी क्या है या भूगोल क्या है? तो सामान्य शब्दों में हम सामान्यतः कह सकते हैं कि भूगोल एक अंतरायिक विषय है। भूगोल क्या है? एक अनेक विषयों से मिलकर बना हुआ विषय यानी अंतरायिक विषय। अब इस ज्योग्राफी शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई? एक ज्योग्राफर है इरेटोस्थनीज। या इसे अंतरायिक विषय के साथ में अनेक विषयों से संबंधित भी कह सकते हैं, यानी अनेक विषयों से मिलकर क्या बना भूगोल। तो इरेटोस्थनीज मोदी ने नाम दिया इसको ज्योग्राफी, जो दो शब्दों से मिलकर बना है, जियो प्लस ग्राफी। जियो का मतलब होता है पृथ्वी, और ग्राफी का मतलब होता है वर्णन करना, अर्थात पृथ्वी का वर्णन करना। इसका वर्णन करना, पृथ्वी का वर्णन करना। अब मान लो ये हमारी पृथ्वी, इस पृथ्वी का धरातल पर निरूपित कौन करेगा इसे? मान लो ये हमारी पृथ्वी है, करेगी ग्लो। कौन करेगी? ग्लो। तो अब ग्लोब पर हमें किसी भी स्थान की स्थिति या अवस्थिति का पता कैसे लगाएंगे? पता लगाने के लिए हमें जरूरत पड़ेगी अक्षांश रेखाओं की। अक्षांश व देशांतर रेखाओं। किसकी जरूरत पड़ेगी हमें? अक्षांश व देशांतर की। अब मान लो एक पृथ्वी है, पृथ्वी बहुत बड़ी है, ऐसे तो हम पता लगा नहीं सकते भाई कौन सा स्थान कहाँ पे है, कौन सा कहाँ पे है, कौन सा कहाँ पे। तो इसलिए हम उस स्थान की लोकेशन का पता लगाने के लिए काल्पनिक रेखाओं का क्या लेते हैं? निर्माण करते हैं। अब ये स्थान यहाँ है, ये स्थान यहाँ, इनका पता लगाने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है? अक्षांश व देशांतर। तो हम बात करते हैं अक्षांश क्या होती है। अब अक्षांश से पहले हमें ये भी बात करनी पड़ेगी, स्थिति के कितने पक्ष होते हैं? स्थिति के पक्ष। स्थिति के सामान्यतः दो पक्ष होते हैं, एक भौगोलिक पक्ष, दूसरा होता है ज्यामितीय पक्ष। भौगोलिक पक्ष मतलब स्थान सापेक्ष स्थिति। यानी स्थान सापेक्ष मतलब हम कह सकते हैं कि भारत हिंद महासागर के उत्तर में स्थित है, या हम यह अनुमान लगा सकते हैं कि श्रीलंका भारत के दक्षिण में
स्थित है, यानी स्थान के सापेक्ष ही दूसरे स्थान की क्या बता रही है, स्थिति बता रही है। दूसरी होती है ज्यामितीय पक्ष। तो हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी गोलाकार संरचना है इसकी। अब इस गोलाकार संरचना का पता लगाने के लिए हमें दो चीजों की जरूरत पड़ेगी, अक्षांश और देशांतर। तो अक्षांश और देशांतर के माध्यम से जो स्थिति निकाली जाती है, जिस स्थिति का पता लगाया जाता है, वो कौन सी स्थिति होती है, ज्यामितीय पक्ष। बात समझ में आई? तो अब हम बात करते हैं कि अक्षांश क्या होती है। अक्षांश क्या होती है, इंग्लिश में इन्हें लैटिट्यूड कहते हैं, मतलब लेटी हुई, या इन्हें दूसरा नाम है समानांतर, समांतर भी कह सकते हैं, पैरेलल। तो सामान्य शब्दों में हम कहें तो अक्षांश रेखाएं किसे कह सकते हैं, पृथ्वी पर या ग्लोब पर पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व की ओर खींची जाने वाली काल्पनिक रेखाओं को हम क्या कह सकते हैं, अक्षांश रेखाएं कह सकते हैं। मान लो ये हमारी पृथ्वी, अब ये दिशा का डायरेक्शन उत्तर, दक्षिण, पश्चिम, पूर्व। तो सामान्य अर्थों में हम कह सकते हैं, सामान्य अर्थों में या सामान्य शब्दों में अगर हम अक्षांश रेखाओं की परिभाषा दें तो कह सकते हैं पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व की ओर खींची जाने वाली रेखाओं को क्या कह सकते हैं, अक्षांश रेखाएं कह सकते हैं। अक्षांश क्या होते हैं? अब मान लो ये हमारी पृथ्वी है, इस पृथ्वी को हम समान बराबर भागों में बांटते हैं, दो भागों में। मान लो जिस प्रकार एक नींबू हो और उस नींबू को समान बीचों बीच काटे, मान लो ये नींबू हो, नींबू और इसको बीचों बीच से काटेंगे तो एक भाग ये बच जाएगा। तो जहां से मान इसी प्रकार पृथ्वी पर जहां से हम बीचों बीच जिस स्थान से एकदम बीच से जो रेखा खींचेंगे उसे हम क्या कहेंगे, भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा। अब अक्षांश क्या होती है, इस भूमध्य रेखा के क्षैतिज समानांतर समान कोणात्मक दूरी पर, समान कौन सी दूरी पर, कोणात्मक दूरी पर खींची जाने वाली रेखाओं को क्या कहते हैं, हम अक्षांश कहते हैं। बात समझना है, अक्षांश क्या है? समान, सबसे बोल में ना, समान कोणात्मक दूरी, यानी भूमध्य रेखा से ये दोनों की ओर कोणात्मक दूरी क्या होती है, समान होती है। और अक्षांश रेखाओं की देखो, अक्षांश की परिभाषा क्या है, लिख देता हूं। भूमध्य रेखा के क्षैतिज समांतर समान कोणात्मक दूरी पर खींची जाने वाली रेखाओं को अक्षांश कहते हैं। शब्द में बोल ना, समान कोणात्मक दूरी पर,
मतलब ये जो दूरी है ना, ये दूरी क्या है? समान है। गुणात्मक दूरी क्या है? समान। थोड़ा समझ में आई? आगे करेंगे और इस टॉपिक को थोड़ा और अक्षांश रेखा गलौक का गलौक या पट्टी पर पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व की और खींची जाने वाली काल्पनिक रेखाओं को अक्षांश कहते हैं। बात समझ में आया? अक्षांश और अक्षांश रेखाओं का मतलब समझ में आया? तो बात करते हैं आगे। मतलब जो समान कोणात्मक दूरी पर खींची जाने वाली रेखाओं को क्या कहते हैं? अक्षांश। और पृथ्वी पर जो पश्चिम से पूर्व या पूर्व से पश्चिम की ओर खींची जाने वाली काल्पनिक रेखाओं को हम क्या कहते हैं? अक्षांश रेखाएं। तो बात करते हैं अगली बात प्रमुख अक्षांश। प्रमुख अक्षांश यह पृथ्वी ये इसके बीच बीच भूमध्य रेखा जिसे हम भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा या 0 डिग्री अक्षांश कहते हैं। भूमध्य रेखा ऐसे इसलिए कहा जाता है कि ये भूमि पृथ्वी के बीचों बीच खींची गई। विषुवत रेखा ऐसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर विषुव की स्थिति होती है, जैसे शरद विषुव, बसंत विषुव। तो विषुव की बात हम करेंगे आगे। साढ़े 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश जिसे हम कहते हैं कर्क रेखा। इंग्लिश में कहते हैं इसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। साढ़े 66 डिग्री उत्तरी अक्षांश या आर्कटिक वर्त कहते हैं इसे। और 90 डिग्री उत्तरी ध्रुव। ये नीचे साढ़े 23 डिग्री दक्षिणी अक्षांश या मकर रेखा।
मक्कर रेखा 66 डिग्री दक्षिणी अक्षांश या आर्कटिक वक्र अंटार्कटिक वक्र यानी आर्कटिक जो होगा ऊपर, अंटार्कटिक जो बाहरी है वो नीचे। तो भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा 0 डिग्री, इससे उत्तर में 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश या कर्क रेखा 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश या आर्कटिक वक्र। बात करेंगे हम क्यों ये इनके नाम रखे गए। और 90 डिग्री उत्तरी ध्रुव, नीचे दक्षिण में 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश या मकर रेखा और 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश या आर्कटिक वक्र और 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश दक्षिणी ध्रुव। तो इस 23.5 डिग्री का नाम कर्क रेखा क्यों रखा गया है, यहाँ पर ये क्यों माना गया, या 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश को मकर रेखा क्यों कहा गया। ये इसलिए कहा गया कि सूर्य की जो लंबवत किरणें हैं इनका निर्धारण यहाँ पर इसलिए करा गया कि जो सूर्य की लंबवत किरणें हैं वो एकदम यहाँ तक क्या बढ़ सकती है, सीधी लंबवत बढ़ सकती है। इसके आगे क्या बढ़ती है, तिरछी। और यहाँ पर लंबवत, इसलिए इनका नाम उत्तर में रखा गया कर्क रेखा और दक्षिण में रखा गया मकर रेखा। अब हम बात करते हैं अक्षांश रेखाओं विषय। भूमध्य रेखा के 90 उत्तर में दक्षिण में 0, यानी 90 प्लस 0 बराबर 181। तो कुल अक्षांश की संख्या कितनी है, 181। अब सवाल दूसरा, अक्षांश रेखा या वक्र की संख्या पूछे तो 90 प्लस 0 माइनस 2, ये क्यों 2 अभी बताएंगे। 179 अक्षांश वक्र या अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है, 179। क्योंकि जैसे जैसे हमें 90 डिग्री उत्तरी ध्रुव और 90 डिग्री दक्षिणी ध्रुव किसके रूप में प्राप्त होते हैं, बिंदु के रूप में प्राप्त होते हैं। रेखा या वक्र के रूप में प्राप्त होने होते हैं, हमें किसके रूप में प्राप्त होते हैं, बिंदु के रूप में प्राप्त होते हैं। बात समझ में आई। क्योंकि जो समान कोणात्मक दूरी पर खींची जाती है ना, समान कोणात्मक दूरी पर जिस प्रकार हम खींचते खींचते वस्तुओं का आगे निर्माण करते हैं, जैसे जैसे हम यहाँ पर पहुंचते हैं तो इनकी लंबाई भी क्या होती है, वस्तुओं की क्षेत्रफल या अक्षांश रेखाओं की लंबाई भी क्या होती जाती है, कम होती जाती है दूरों की तरफ। इस प्रकार अब ये कोण सभी जगह समान हो सकता है, समान होगा, यहाँ पर भी समान है। ये कोण 1 डिग्री के आधार पर भी खींच सकते हैं हम रेखा का निर्माण, 2 डिग्री या 5 डिग्री, लेकिन जहां पे होगा क्या, समान। बात समझ में आई। तो जैसे जैसे हम ध्रुव पे पहुंचते हैं ना, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव 90 डिग्री, वो हमें किसके रूप में प्राप्त होते हैं,
रेखाएं वर्ग के रूप में प्राप्त नहीं होंगे, किसके रूप में प्राप्त होते हैं? बिंदु के रूप में प्राप्त होते हैं। तो अक्षांश रेखाओं के बीच की लंबाई या अक्षांश के मध्य भौगोलिक दूरी ये दूरी होती है 2 अक्षांश 111.13 किलोमीटर। बात कर रहा हूं इस दूरी, तो मध्य भौगोलिक दूरी होती है अक्षांश रेखाओं, तो कितनी होती है? 111.13 किलोमीटर। क्यों? पृथ्वी की जो दूरी है पृथ्वी है वो, ये दूरी किस प्रकार निकालते हैं भाई? जो दूरी पृथ्वी है वो कितनी है? 40,008 किलोमीटर। अब ये 0 डिग्री, तो 0 डिग्री के 90 इधर है, एक भाग ये हुआ, दूसरा भाग हुआ ये 90 दक्षिण में, इसको मिला एक पीछे गुणा मिला तो हो गया कंप्लीट 2 इधर 2 इधर, तो इसे डिवाइड करते हैं 1/4। देखो 1 2 पीछे कितने हो गए? 4, तो 4 से डिवाइड करेंगे तो आएंगे 10,002। तो 10,002 में 90 का भाग देंगे तो कितनी आएगी दूरी? 111.13 किलोमीटर। बात समझ में आई? ये दूरी कैसे निकाली गई? लेकिन ये दूरी दूरों पर क्या होती है? अधिक होती है थोड़ी, जिसका कारण हम आगे समझाएंगे विशेषता। तो औसत दूरी की बात कर रहा हूं मैं, ये दूरी है, ये औसत दूरी है। और दो अक्षांश के मध्य औसत दूरी कितनी होती है? 111.13 किलोमीटर। अब बात करते हैं अक्षांश की विशेषताओं की। तो पहली विशेषता अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी क्या होती है? समान होती है। क्या होती है? समान होती है, परंतु क्या होती है? समान होती है, परंतु अपवाद है। दूरों पर क्या होती है? अधिक होती है। दूरों पर थोड़ी अधिक होती है। क्यों भाई? दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी समान होती है, परंतु अपवाद दूरों पर थोड़ी क्या होती है? ज्यादा होती है। क्यों? इसका कारण बताते हैं।
हमारी पृथ्वी है, इसकी ज्योमेट्री संरचना है, यानी ध्रुवों पर थोड़ी क्या चपटी, ध्रुवों पर तो क्या है चपटी, और भूमध्य रेखा पर क्या है उभरी हुई। इस कारण ध्रुवों पर उनके बीच की दूरी क्या होती है थोड़ी अधिक होती है और विषुवत रेखा पर कम। बात समझ में आई? दूसरी विशेषता दो अक्षांश के मध्य औसत भौगोलिक दूरी कितनी होती है 111.13 किलोमीटर औसत होती है। हाँ समझ में आई? ठीक अक्षांश रेखाओं के द्वारा पृथ्वी पर तापीय या उष्मा वितरण क्षेत्रों का निर्धारण किया जाता है। किस प्रकार अक्षांश रेखाओं के द्वारा पृथ्वी के तापीय कटिबंध या उष्मा वितरण क्षेत्रों का निर्धारण किया जाता है। किस प्रकार देखो उष्मा क्षेत्र का निर्धारण। जीरो डिग्री या भूमध्य रेखा 30 डिग्री उत्तर देखो 23.5 में आगे क्या आता है थोड़ी कर्क रेखा से थोड़ी सी ऊपर 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। साढ़े 66 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। 90 डिग्री उत्तरी ध्रुव और 90 डिग्री दक्षिणी ध्रुव। तो 0 डिग्री से 30 डिग्री उत्तर और 30 डिग्री दक्षिण में क्या होती है सूर्य की किरणें एकदम लंबवत पड़ती है। क्या होती है लंबवत पड़ती है, इसलिए इस क्षेत्र में गर्मी क्या पड़ती है ज्यादा पड़ती है। तो यह कटिबंध कौन सा हुआ उष्ण। और यहाँ पर 30 डिग्री से 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से सॉरी यहाँ वापिस आता हूँ दोस्तों। यहाँ 60 होगा
60 डिग्री, यानी 30 डिग्री से 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच में क्या होगी, थोड़ी सूर्य की किरणें क्या पड़ेगी, तिरछी पड़ेगी थोड़ी। और यहाँ पर कौन सा होगा, सम, या हम इसे शीतोष्ण कह सकते हैं। न तो ज्यादा गर्मी पड़ती है न ज्यादा सर्दी पड़ती है। अब उष्ण कटिबंध में क्या होता है, गर्मी ज्यादा पड़ती है, सूर्य की किरणें लंबवत होती है और आर्द्रता ज्यादा होती है, इसलिए इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों की कार्य क्षमता कम होती है, क्योंकि गर्मी और आर्द्रता से प्रभावित होती है। इस कारण इस क्षेत्र में अधिकांश गरीब देश अवस्थित है। कौन से देश भाई, गरीब देश। और शीतोष्ण कटिबंध में न ज्यादा गर्मी पड़ती है न ज्यादा सर्दी पड़ती है और यहाँ की जलवायु लोगों का स्वास्थ्यवर्धक है। इस कारण यहाँ पर कार्य क्षमता लोगों की क्या होती है, अधिक होती है। इस कारण विश्व के अधिकतर विकसित देश, ज्यादातर विकसित देश, लगभग विकसित देश किस कटिबंध में अवस्थित है, शीतोष्ण कटिबंध। और यह 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश या 90 डिग्री उत्तरी ध्रुव और नीचे 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से 90 डिग्री दक्षिणी ध्रुव की ओर में शीत कटिबंध, क्योंकि यहाँ पर सूर्य की किरणें एकदम तिरछी पड़ती है और 6 महीने और 6 महीने गिरने के बाद में 6 महीने की रात और 6 महीने की क्या होते हैं, दिन होते हैं। उनकी बात करेंगे हम आगे। तो तीसरी विशेषता समझ में आई, पृथ्वी पर अक्षांश रेखाओं के द्वारा तापीय कटिबंधों या उष्मा वितरण क्षेत्रों का क्या किया जाता है, निर्धारण किया जाता है। तो विशेषता चौथी, तो अक्षांश रेखाओं के मध्य के क्षेत्र को जोन इंग्लिश में क्या कहते हैं, जोन या कटिबंध कहते हैं। क्या कहते हैं, ये मान लो 0 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, ऐसे 5 डिग्री है, अपनी आवश्यकता सुविधा अनुसार मान सकते हैं। तो इस बीच के क्षेत्र को क्या कह सकते हैं हमें, जोन। क्या कहते हैं, जोन या कटिबंध कहते हैं। बात समझ में आई, समस्या। नंबर 5, अक्षांश रेखाएं पूर्ण वर्ग का निर्माण करती है। इसका भाई पूर्ण वर्ग का निर्माण करती है। किस प्रकार, मान लो पृथ्वी को गेंद है तो इस प्रकार घूमेगी ना 0 डिग्री, इस प्रकार 0 नीचे, इस प्रकार क्या बनती है, मान लो पृथ्वी है, अब इस प्रकार ये पीछे वाला भाग भी जो आएगी ना गोल, इस प्रकार। तो अक्षांश रेखाएं क्या करती है, पूर्ण वृत्त का निर्माण करती है। नंबर 6, भूमध्य रेखा पर वर्त या इंग्लिश में कह सकते हैं हम ग्रेट सर्किल का निर्माण करती है।
इम्पोर्टेंट। यानी मान लो 0 डिग्री है तो ये वर्त क्या है, वर्त का निर्माण करती है, यानी ये वर्त की जो क्षेत्रफल है सबसे लंबा ज्यादा, मतलब बात समझ में आ रही है। तो वर्त का क्या करती है, निर्माण करती है। बाकी अक्षांश रेखाएं किसका निर्माण करती है, पूर्ण वर्त का। नंबर 7, अक्षांश रेखाओं के द्वारा, ध्यान रखना भाई, अक्षांश द्वारा उत्तर व दक्षिण दिशा का निर्धारण किया जाता है। यानी भूमध्य रेखा से 90 उत्तर और 90 दक्षिण, तो किन रेखाओं का, किन दिशाओं का निर्धारण किया जाता है, उत्तर हुए दक्षिण दिशाओं का, न कि पश्चिम हुए पूर्व का। ठीक है, तो धन्यवाद दोस्तों, हमारा टॉपिक यहीं खत्म होता है। धन्यवाद।